हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे क्या, संविधान। और संविधान में अपन ने भाग 5 का जिक्र कर रहे थे, जिसमें अपने अनुच्छेद 79 संसद तक अपन क्लियर कर चुके हैं। आज उससे आगे अपन अनुच्छेद नंबर 80 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 80 और 81 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 80। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 80, जिसमें किसका उल्लेख है? जिसमें उल्लेख किया गया है राज्यसभा का। इसका राज्यसभा का। अब देखो, एक इसकी विशेषता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। क्या नहीं होता? विघटन नहीं होता। इसलिए ये क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन। एक नंबर इसकी विशेषता क्या है? स्थायी सदन कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। क्या नहीं होता? विघटन इसका नहीं होता। दूसरा, एक दूसरी विशेषता और, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन? द्वितीय सदन भी कहा जाता है। अब समझो कि द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है। क्योंकि राज्यसभा में ना तो मंत्रिपरिषद बैठती और ना बहुमत के आधार पे प्रधानमंत्री को चुना जाता। इसलिए क्या होता है कि इसको द्वितीय सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वितीय सदन। ना तो मंत्रिपरिषद बैठती, मंत्रिपरिषद बैठते, और दूसरा ना ही बहुमत के आधार पे प्रधानमंत्री चुना जाता। बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती। क्या नहीं लेती? जनता भाग नहीं लेती, अर्थात अप्रत्यक्ष मतदान होता है। निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, नहीं लेती। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान। कौन सा मतदान? अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। अब देखो, इसका किसका बात करें? राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है? बात सुनो, इसका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जिस राज्य से वो सदस्य चुन के आते हैं उसके एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एमएलए चयन करते हैं। क्या करते हैं? एमएलए चयन करते हैं। एमएलए कहां बैठते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल के दो कौन से भाग हो गए? विधानसभा और विधान परिषद। जो विधानसभा के सदस्य होंगे यानी एमएलए होंगे, वो किसका चयन करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का चयन करेंगे। अब समझो, जिस राज्य में जिसकी सरकार होगी यानी जिस पार्टी की सरकार होगी वो ही सदस्य चुन के राज्यसभा में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मतदान जैसे राष्ट्रपति का मतदान होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली से, ऐसे ही राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? मतदान होता है। और वो मतदान कौन करता है? एमएलए। किसके सदस्य? विधानसभा के सदस्य इसमें मतदान करते हैं और उनकी वोट वैल्यू होती है। समझ गए बात? तो जैसे देखो, अपने राजस्थान है, राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो राजस्थान से जो सदस्य जाएंगे राज्यसभा में, 10 सदस्य, वो किसके जाएंगे? वो कांग्रेस पार्टी के जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए होंगे वो ही मत करेंगे और वो चाहेंगे उसी को मत करेंगे। तो वो अपने अपने ही कोई सदस्य राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में लेकर आते हैं और वो उनको चुन के कहां भेजेंगे? वो उनको चुन के भेजेंगे राज्यसभा में। कहां भेजेंगे? राज्यसभा में। तो ये बात क्लियर है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। क्लियर? अब बात करते हैं कार्यकाल की। किसकी? कार्यकाल की बात करते हैं। देखो, अब कार्यकाल। अब पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल, अगर पूछ ले राज्यसभा का कार्यकाल, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, अर्थात ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो क्या होगा? ये स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। अब बात करें सदस्यों का कार्यकाल। किसका? सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। अब देखो, इनका 6 वर्ष कार्यकाल कैसे होता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य लिए जाते हैं। कितने? 1/3। देखो, प्रथम वर्ष में स्टार्टिंग में लिए 1/3, उसके बाद लिए 1/3 और उसके बाद लिए 1/3। टोटल सदस्य हो गए। ये कितने साल बाद? प्रत्येक 2 साल बाद। अब समझो ये बात, जैसे इनको चुने 2014 में। किसमें? 14 में। अब अगले 1/3 इनको कब चुना जाएगा? 2016 में।
कब? 2016 में। अब इनको आगे कब चुना जाएगा? 2018 में। मतलब पहले 1/3 को 2014 में, 2 साल का गैप, फिर 2016 में, फिर 2 साल का गैप 2018 में। अब यहां से समझो कार्यकाल यहां से क्लियर होगा। अब ये पद मुक्त होंगे तभी तो 1/3 सदस्यों को चुना जाएगा, और उनकी बारी कब आएगी? 2020 में। कब आएगी? 2020 में। बात समझ गए? अब देखो इसके और इसके बीच में गैप कितना हो गया? 6 वर्ष, अर्थात सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया? 6 साल हो गया। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इससे आगे अपन बात करते हैं कि राज्य में अधिकतम सीट कितनी है। राज्य में मतलब राज्यसभा की बात कर रहे हैं अपन। तो राज्यसभा की सीट, राज्यसभा सीट टोटल सीट है 250। कितनी? 250। लेकिन निर्वाचन कितने पे होता है? निर्वाचन होता है 245 पर। कितनी होती है? 245। कितनी होंगी? 245। 245 में 12 को मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, और वो कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा। तो देखो इसमें से निर्वाचित सीट अगर अपन को निकालनी है तो इसमें से 12 निकाल देंगे, पीछे कितनी बच गई? 233। तो 233 सीटें वो सीटें जिन पे क्या होता है? निर्वाचन होता है। अब देखो 245 और इसके बीच में 5 का स्पेस हो गया। ये 5 जो पीओके का क्षेत्र है ना, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, उसमें चली गई ये सीटें। वहां इनका निर्वाचन होता था, वहां क्या नहीं होता? चुनाव नहीं होता। आगे बात समझ में? तो ये 5 सीटें कहां गई? और इसके बाद निर्वाचित कितनी होती हैं? 233, यानी 233 सीटों पे ही चुनाव होता है। किसकी? राज्यसभा की सीटों पर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी योग्यता क्या होती है? क्या योग्यता? तो अब बात करेंगे अपन किसकी? योग्यता की। अब देखो कि योग्यता क्या होती है। देखो बाकी सारी बातें इसमें समान होती हैं। वही भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक। दूसरी क्या होती है? पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया नहीं हो। लाभ के पद पे नहीं हो। किसके पद पे? लाभ के पद पे, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो। आगे बात समझ में? अगला ये होता है इसमें मेन उम्र का। क्या? एज। इसमें एज कितनी होनी चाहिए? इसमें एज होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा में कितनी? 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और एक बात और है, राज्यसभा की या लोकसभा कौन से भी हो, इसमें बंदा कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो थे पंजाब से, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य कहां से बने? असम से राज्यसभा के सदस्य बने, और उसके बाद वो क्या बने गए? प्रधानमंत्री बनाए गए। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन किसका? राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन कब होता है? तो राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952। कब होता है? 3 अप्रैल 1952। और राज्यसभा की पहली बैठक, क्या? पहली बैठक होती है 13 मई 1952। कब होगी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनकी शक्तियां, मतलब राज्यसभा के पास क्या क्या शक्ति हैं। देखो मैं एक दो पहले पढ़ा भी चुका हूं। उपराष्ट्रपति पर अगर अपन महाभियोग लेके आएंगे तो कहां से लेके आएंगे? राज्यसभा से, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, उसके नाम से उसको वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाम से। तो उनको ही पता होता है कि ये क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें महाभियोग कौन से सदन में लाया जाता है? उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन से सदन में लाया जाएगा? राज्यसभा में। कौन से में? राज्यसभा में। दूसरी एक बात और होती है, जिस समय अपने लोकसभा बंद हो गई हो या चुनाव का समय आ गया हो किसी वजह से, तो उस समय अगर आपातकाल का अनुमोदन करना हो तो कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। दो बातें कौन कौन सी? एक तो राज्यसभा क्या करेगी? आपातकाल का अनुमोदन, आपातकाल अनुमोदन करेगी। कब करेगी? आपातकाल का अनुमोदन कब करेगी? जिस समय क्या हो? लोकसभा भंग हो। क्या हो? लोकसभा भंग हो। और दूसरा एक क्या बताया मैंने? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। क्या? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग वो कौन से सदन में लाया जा सकता है? वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब बात करते हैं अनुच्छेद 249। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राज्य सूची पे विषय बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। ठीक है? अनुच्छेद 249। क्या? अनुच्छेद 249।
इसके तहत अगर आपातकाल लगा हो तो राज्य सूची पर कानून बनाना, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा किसको देती है? राज्यसभा लोकसभा को देती है। किसको देती है? लोकसभा को। आगे बात समझ में, राज्यसभा किसको देती है? लोकसभा को हक देती है इसका कि आप राज्य सूची पर कानून बनाओ। ये पहले किसके पास होती है इसकी जिम्मेवारी? राज्यसभा के पास। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 312 किसकी? अनुच्छेद नंबर 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह। तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं, इनका सर्जन भी कौन? राज्यसभा अनुमति देती है। किसको? लोकसभा को। और वो उनका क्या करते हैं? उन पदों का सर्जन करते हैं। राज्यसभा क्या करती है? परमिशन देती है। किसको? लोकसभा को। किसको देती है? लोकसभा को परमिशन देती है। आगे बात समझ में, कौन देती है? राज्यसभा। क्लियर? इतना क्लियर? अब इससे आगे अपन बात करते हैं किसकी, कि इसकी कमजोरी क्या हो सकती है। अब देखो कमजोरी, बजट है ना, बजट आता है वो लोकसभा में पारित होता है, ठीक है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन रुकता है। अगर बाय द वे उनको वो वापस लौटा देते हैं और दोबारा अगर आ गया वही बजट राज्यसभा में, तो उनको 14 दिन के बाद पारित करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो स्वतः पारित माना जाएगा। ये इसकी क्या है? कमजोरी है। बजट कौन से में आता है? अब बात करते हैं इसकी विशेषता की बात कर ली, अब इसकी कमजोरी क्या है। देखो राज्यसभा की कमजोरी क्या है? एक नंबर क्या है? लोकसभा में आता है बजट, कहां आता है? लोकसभा में बजट पारित होता है। अब इसके बाद राज्यसभा इसको कितने दिन? मात्र 14 दिन रोक सकती है। कितने दिन? राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है। अगर 14 दिन में इसे पारित नहीं किया गया, वापस लौटा दिया गया और फिर लोकसभा से पारित होके फिर राज्यसभा में वापस आ गया, तो 14 दिन में या तो राज्यसभा उसको पारित कर देती है, नहीं क्या होगा? ये अपने आप पारित माना जाएगा। क्या होगा? स्वतः ही पारित माना जाएगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद है वो क्या होती है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अगर क्वेश्चन आ जाए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के। क्लियर? अब इसके बाद एक बात और आती है कि यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाता है, क्या होता है? यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाता है तो क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 108 में। और ये कब लाया जाता है? ये अगर किसी विधेयक पर क्या हो जाए? विवाद हो जाए। विधेयक पर विवाद, अगर विवाद हो जाता है तो क्या लाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों होंगी। अब देखो लोकसभा से कितने चुन के आएंगे? 545। कितने? 545। और यहां से 245। टोटल कितने हो गए? 500, 700 और 790। कितने हो गए? 790। अब बात करते हैं कि अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाए, अगर उसमें यही विधेयक साधारण बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो क्या होगा? ये पारित हुआ माना जाएगा। अब देखो 790 साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज्यादा। तो इसका आधा कितना हो गया? 45, 90, 50, 395। कितना हो गया? 395 और प्लस 1, मतलब जिसके पास 396 व्यक्ति होंगे या एमपी या एमएलए होंगे, वो क्या हो जाएगा? वो इसको पारित कर देगा। अब एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है, देखो पारित करने के लिए कितने चाहिए? 396। कितने चाहिए? 396। और अकेले लोकसभा के पास कितने हैं? 545। अब देखो ये कमजोरी हो गई ना। अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया, लास्ट ऑप्शन के संयुक्त अधिवेशन बुला लिया। अब अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया और उसमें भी क्या है? 396 व्यक्ति एक साइड चाहिए, जिसमें 545 अकेले किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो ये क्या है? इसकी कमजोरी, सॉरी राज्यसभा के, सॉरी लोकसभा के पास है, इसलिए राज्यसभा की क्या है? कमजोरी है। आगे बात समझ में क्लियर?
अब इसके बाद अपन जिक्र करते हैं अनुच्छेद नंबर 81। 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का। किसका उल्लेख है? लोकसभा। देखो अनुच्छेद नंबर 81, इसमें किसका उल्लेख है? इसमें उल्लेख है लोकसभा का। किसका उल्लेख किया गया है? लोकसभा। लोकसभा, अब समझो। लोकसभा, लोकसभा अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल, और 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाएगी, दोबारा से निर्वाचन होगा और सारे के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री क्या चुने जाएंगे? दोबारा से चुने जाएंगे। अर्थात ये क्या है? अस्थायी सदन है। एक नंबर विशेषता क्या होगी? अस्थायी सदन है। दूसरा, अगर देखा जाए तो लोकसभा के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जनता का सदन। एक नंबर इसे क्या बोलते हैं? इसे जनता का सदन भी कहते हैं। किसका सदन? जनता का सदन। जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसको चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दूसरा, अस्थायी सदन। क्या? अस्थायी सदन है क्योंकि इनका कार्यकाल कितना होता है? सिर्फ 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष के बाद लोकसभा का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, पुनः चुनाव होते हैं और दोबारा से सरकार बनती है। इसलिए देखो, जनता का प्रत्यक्ष रूप से चयन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको जनता का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का लोकप्रिय सदन। जनता का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसको। आगे बात समझ में? क्या कहते हैं? जनता का लोकप्रिय सदन। अब वही बात इसमें है कि भारत में अगर कोई भी सदस्य चाहे तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये राज्यसभा में भी ऐसी है, लोकसभा में। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के गठन की। किसकी? गठन की। तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 17 अप्रैल 1952। कब? 17 अप्रैल 1952। अगर बैठक की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक ही साथ हुई थी। तो कब? 13 मई 1952। कब हुई? 13 मई 1952। दोनों की डेट सेम है। प्रथम बैठक की डेट दोनों की सेम है, लोकसभा और राज्यसभा की। अब देखो सदस्य की बात कर लेते हैं। किसकी? सदस्य की। तो इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 552। कितने होते हैं? 552। अब बात कर लें कि इसमें निर्वाचित कितने होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं 550। कितने? 550। और दो इसमें क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन। क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन। इसमें 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में। इसका प्रभाव क्या कर दिया गया? इसका प्रभाव समाप्त कर दिया गया। किसका? एंग्लो इंडियन। जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, इनका प्रभाव समाप्त कर दिया गया। कब? 104वां संविधान संशोधन 2019 में। तो इसमें अब वर्तमान में टोटल कितने निर्वाचित होते हैं? 543। अब कितने होते हैं? 543 निर्वाचित होते हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन थे, जिनको क्या किया जाता था? इनको किया जाता था मनोनीत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। अब बात करते हैं उसका मतलब राज्यसभा। राज्यसभा का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से। अगर बात करें लोकसभा, किसका? लोकसभा। तो लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय। क्या? सर्वाधिक मतों के आधार पर, सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय। आगे बात समझ में? कैसे? यानी जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या होगा? विजेता होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रथम लोकसभा। क्या? प्रथम लोकसभा। प्रथम लोकसभा का जिक्र कर लेते हैं, क्वेश्चन आ जाए। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 49। कितने सदस्य थे? प्रथम लोकसभा में 489 सदस्य थे, जिसमें से कांग्रेस की सीट कितनी है? 364, और 16 सीट थी सीपीआई की। 364 किसकी थी? कांग्रेस की, और 16 सीट किसकी थी? सीपीआई की। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर क्या पता एग्जाम में आ जाए। प्रथम लोकसभा में कितनी? 489 सीटें, जिसमें से 364 किसकी थी? कांग्रेस की, 16 की सीपीआई की, बाकी अन्यतर पार्टियों की हो सकती हैं। आगे बात समझ में? अब इसके बाद देखो कि कुछ अनुच्छेद आते हैं। देखो अब एक साथ बता देता हूं, 2-3 नहीं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75(3). क्या? अनुच्छेद 75(3). इसमें किसका उल्लेख है? इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद
सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से किसके? लोकसभा के प्रति। अगर पूछ ले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रपति। क्या रहेगा? राष्ट्रपति। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद। कौन? मंत्रिपरिषद। तो आप क्या बताओगे? लोकसभा। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे बात समझ में। ये किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद नंबर 75। अब एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 110। द से, इसमें 10 में क्या रहा है? द। तो द से बन जाएगा धन विधेयक। क्या बन जाएगा? धन विधेयक। ये आपको याद करने के लिए बताया। क्या बन जाएगा? धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। क्या? लोकसभा के पदाधिकारी। एक बीच में कार्यकाल की भी बात आती है। क्या? कार्यकाल। पहले देखो ये दोनों चीजें समझो। पहले 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या कर दिया गया? कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। और इसके तहत कार्यकाल फिर से घटा के 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए आपको बता दी। अब इससे आगे अपन बात करते हैं पदाधिकारी, मतलब लोकसभा के पदाधिकारी। देखो क्या? लोकसभा के पदाधिकारी तो कौन कौन होते हैं? दो ही होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और दूसरा क्या होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। अब समझो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे चुनते हैं। तो ये अपने में से मतलब लोकसभा में अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पे चुनते हैं। तो इनका चयन कैसे होता है? बहुमत के आधार पे, यानी जो चाहेंगे, ज्यादा किसी को चाहेंगे उसी को क्या बना दिया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बहुमत के आधार पे। लेकिन एक बात और है इसमें, गणपूर्ति यानी उपस्थित 1/10 सदस्य इसमें क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को क्या कर सकते हैं? अपन चुन सकते हैं। आगे बात समझ में। अब इससे आगे जिक्र कर लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? लोकसभा अध्यक्ष तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनका पूछ लेते हैं क्या? इसका क्षेत्र तो ये कहां से? कोटा बूंदी से। कहां से? कोटा बूंदी से एमपी है। आगे बात समझ में। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब दूसरी बात, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था जीवी मावलकर। कौन था? जीवी मावलकर। और अगर पूछे लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष, क्या? उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष था जी अनंत सेनम। कौन था? अनंत सेनम। कौन रहेगा? अनंत सेनम। आगे बात समझ में। इतना आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा। अब इसके बाद एक आता है प्रोटेम स्पीकर। आपने नाम भी सुना होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखो किसकी बात करें? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थायी अध्यक्ष। क्या होता है? लोकसभा का ये होता है अस्थायी अध्यक्ष। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। कौन? प्रोटेम स्पीकर। और इसको नियुक्त कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसके आधार पे? वरिष्ठता के आधार पे। किसके आधार पे? वरिष्ठता के आधार पर। किसका चयन करता है? प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है? एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। जिस टाइम लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता तो उस समय कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा था विपक्ष का नेता। कौन? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता इसका चयन जिसकी देखो केंद्र में सरकार है, उसके विरुद्ध जिसने चुनाव लड़ा है, अगर उस पार्टी के 1/10 सीट आई है, क्या सीट आई है, तो उसका क्या बनाया जाएगा? विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? विपक्ष का नेता
और मंत्री के समान ही इसके क्या होंगे, वेतन व भत्ते। मंत्री के समान क्या होंगे, वेतन और भत्ते। क्लियर। अब अपना क्या क्लियर हो गया, लोकसभा। अपन ने दोनों चीजें पढ़ ली, संसद पढ़ ली 79 में, 80 में पढ़ लिया राज्यसभा और 81 में क्या पढ़ लिया, लोकसभा। अब इससे आगे अपन अनुच्छेद पढ़ते हैं 82। कौन सा, अनुच्छेद नंबर 82। अनुच्छेद नंबर 82 82 में कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, क्या, जनगणना के बाद, इसमें लिख देना प्रत्येक जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन। यानी अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसके हिसाब से क्या बढ़ाया जाएगा, सीटों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। लेकिन क्या, कौन सा संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा, 84वां संविधान संशोधन 2002। उसके तहत प्रावधान किया गया है कि सीटों का समायोजन कब होगा, 2026 में होगा। और उसमें कौन सी जनसंख्या को आधार माना जाएगा, तो 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाएगा, सीटों का वितरण किया जाएगा, यानी सीटों का समायोजन किया जाएगा। आगे बात समझ में। अनुच्छेद नंबर 82। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 83, किसकी, अनुच्छेद नंबर 83। 83 में क्या उल्लेख है, इसमें उल्लेख किया गया है सदन की अवधि, क्या, सदन की अवधि, यानी लोकसभा या राज्यसभा की समय की बात की गई है, तो सदन की अवधि। अगर आप अपन बात करें राज्यसभा, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, क्या है, स्थायी। अगर अपन बात करें किसकी, लोकसभा की, तो लोकसभा कैसा सदन है, इसका कार्यकाल कितने हैं, 5 वर्ष। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 84, अनुच्छेद नंबर 84। 84 में क्या उल्लेख है, देखो इसमें उल्लेख किया गया है कि योग्यता, क्या, सांसदों की योग्यता। किसका उल्लेख है, सांसदों की योग्यता। योग्यता में वही है, देखो पागल या दिवालिया नहीं हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो। तो इसमें मेजर डिफरेंस है वो देखो, लोकसभा में उम्र कितनी होती है, लोकसभा में 25 वर्ष, और राज्यसभा में बस यही है, योग्यता में मेन यही है। इसमें राज्यसभा में कितनी, 30 वर्ष, मुख्य रूप से यही है। अब इससे आगे अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 85, किसका, अनुच्छेद नंबर 85। 85 में किसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति द्वारा 17 वसान व 17 आहूत, किसका उल्लेख है, 17 आहूत व 17 वसान, 17 वसान का उल्लेख किया गया है, किसमें, अनुच्छेद नंबर 85 में। यानी अब इसमें कोई भी विधेयक बनाना है या उस पर कोई विचार विमर्श चल रहा है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, राष्ट्रपति 17 को बुलाएगा। आहूत करने का मतलब देखो 17 आहूत, यानी 17 को बुलाएगा। 17 आहूत कौन करेगा, 17 आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। यानी 17 को बुलाना, जब किसी विधेयक को पारित करना हो तो 17 को बुलाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 17 वसान, 17 वसान मतलब होता है अगर वो विधेयक बन गए यानी कानून बन गया तो उसको समाप्त करना। विधेयक बन गया तो विधेयक बनने के बाद क्या करना, 17 को समाप्त करना। 17 समाप्त करना क्या कहलाता है, 17 वसान। क्या कहलाता है, 17 वसान। लेकिन इसमें उल्लेख नहीं है, फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूं कि कार्यवाही स्थगित, क्या, इसमें एक नाम आता है कार्यवाही स्थगित। कार्यवाही स्थगित का मतलब ये है कि अगर अनुशासनहीनता हो रही है, क्या हो रही है, अनुशासनहीनता। अगर अनुशासनहीनता हो रही है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 17 को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित, कुछ समय के लिए इसको क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, 17 को। जो 17 बुलाया हुआ है उसको क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। अब भारत में सत्र, भारत में 3 संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के सत्र। किसकी बात करें, संसद के सत्र। तो संसद के 3 स्तर होते हैं, कितने, 3 होते हैं। अब देखो पहला कौन सा होता है, पहला होता है बजट। कौन सा, बजट सत्र। दूसरा कौन सा होता है, मानसून सत्र, दूसरा मानसून सत्र। और तीसरा होता है शीतकालीन। तीसरा कौन सा होता है, शीतकालीन। ये होता है लगभग फरवरी से मई तक। ये क्या है, फरवरी से मई तक, ये सबसे लंबा, क्या,
सबसे लंबा, ये होता है जुलाई से अगस्त में, जुलाई से अगस्त में। और अगर बात करें शीतकालीन की, किसकी, शीतकालीन की, तो ये होता है नवंबर और दिसंबर में। कब होता है, नवंबर और दिसंबर में। सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा सत्र होता है। कौन से की बात कर रहा हूं मैं, शीतकालीन। बजट सत्र फरवरी से मई में सबसे बड़ा होता है, मानसून सत्र जुलाई और अगस्त में, और शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में होता है। कब होता है, नवंबर और दिसंबर में। अब इससे आगे अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 86, इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण। किसमें, अनुच्छेद नंबर 86 86, इसमें किसका जिक्र किया गया, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या, अभिभाषण। किसमें, किसमें उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद नंबर 86। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर सीधा 99 पे चलते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें सांसदों को शपथ की बात की गई। किसको, सांसदों को शपथ। और शपथ कौन दिलाएगा, सांसदों को शपथ दिलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 100। कौन सा, अनुच्छेद नंबर 100, ये आज का लास्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 100 में किसका उल्लेख है, इसमें गणपूर्ति का उल्लेख है। गणपूर्ति यानी क्या होता है, आपको बताया था, कुल सदन के उपस्थित, कुल सदन के उपस्थित, वो कंडीशन होती है कि इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं। तो आज अपने अनुच्छेद 100 तक क्लियर कर लिया। इससे आगे अपना रह गया एक तो अनुच्छेद नंबर 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, एक रह गया सुप्रीम कोर्ट। वो दोनों पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, यहां तक आप रेडी करना, ठीक है। तो धन्यवाद।